नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसे हिंदी में अभिवृद्धि एवं विकास कहा जाता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी में इस टर्म को पढ़ते हैं तो हम ये ग्रोथ और डेवलपमेंट देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डेवलपमेंट बहुत वृहद अपना क्षेत्र रखता है, जबकि ग्रोथ का क्षेत्र या अभिवृद्धि का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है। तो क्या होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट, और बच्चे के विकास में इसका अभिवृद्धि का क्या योगदान होता है, इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या है या अभिवृद्धि किसे कहते हैं। द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, एक्चुअली दे आर कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट। सामान्यतः ये माना जाता है कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के रूप में या एक दूसरे के पूरक के रूप में काम आने वाले शब्द हैं, परंतु वास्तव में इनके कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इनकी अभी जो अवधारणा है उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी अंतर है। वो अंतर ये है कि जो ग्रोथ होती है वो हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस को यानी मात्रात्मक परिवर्तनों को बताती है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि या तो साइज में कोई परिवर्तन आया है, या हाइट में कोई परिवर्तन है, वेट में, इंटरनल ऑर्गन्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें, ये सब जो परिवर्तन आते हैं जिसमें साइज इंक्रीज होता है, बेसिकली जो देखने पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि हाँ पहले से स्थिति में अब कुछ परिवर्तन आया है। ये जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं यह सामान्यतः वृद्धि को दर्शाते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि अभिवृद्धि किसी भी जीव में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन है जो सामान्य रूप से उसके आकार में या आकृति में होते हैं या आकार या आकृति में देखे जाते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड द बॉडी स्टेडली बिकम लार्जर, टॉलर एंड हेवियर। जब हम देखते हैं कि बचपन से लेकर बाल्यावस्था से लेकर या शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था में मुख्य रूप से हमारी जो बॉडी है इसका विकास बहुत तेजी से होता है। इसमें जो है वृद्धि तेजी से होती है, हाइट तेजी से बढ़ती है, बॉडी साइज में भी चेंज आता है। और जबकि कंपैरेटिवली जैसे जैसे एक पर्टिकुलर एज तक या किशोरावस्था तक पहुंचते हैं इनमें कमी आना शुरू हो जाती है। इतनी तेजी से अभिवृद्धि नहीं होती जितना बाल्यावस्था में होती है। टू डेजिग्नेट दिस चेंज टर्म ग्रोथ इज यूज्ड। इन सबको स्पष्ट करने के लिए जहां हम आकार की या आकृति की बात करते हैं और उसमें उत्तरोत्तर परिवर्तन की बात करते हैं, हम अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रोथ इन्वॉल्व चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन एज वेल एज ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड वेट। हमारी पूरी संरचना में और भार में होने वाला जो परिवर्तन है वो भी अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका जो क्षेत्र है ये काफी सीमित है। क्यों सीमित है वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये दूसरे एक बहुत बड़े एरिया का एक छोटा सा पार्ट है, और वो जो बहुत बड़ा एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डेवलपमेंट या विकास। तो विकास जो होता है उसका एक पक्ष अगर हम देखें तो वृद्धि है। विकास सभी पक्षों में होता है। वृद्धि एक लिमिटेड एरिया में होती है या लिमिटेड ऑर्गन्स में होती है। कैसे होती है, क्या क्या परिवर्तन है वृद्धि और विकास के, वो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशंस के बारे में किसने बताया। तो मुनरो ने इनकी डेफिनेशन देते हुए कहा कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीजमेंट इन साइज, शेप एंड वेट। ये हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि अभिवृद्धि का सामान्यतः मतलब होता है आकार, आकृति एवं भार में होने वाली वृद्धि। तो ये डेफिनेशन मुनरो ने दी, जिन्होंने उसमें इंक्रीमेंट की बात की कि इंक्रीज होता है साइज, शेप और वेट में। इसी के साथ साथ दूसरी डेफिनेशन जो फ्रैंक ने दी, फ्रैंक ने बताया कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीजमेंट इन साइज एंड शेप इन सेल्स ऑफ बॉडी, शरीर की कोशिकाओं में। इन्होंने एक नया टर्म यूज किया, सेल्स ऑफ बॉडी। तो शरीर की कोशिकाओं में साइज और शेप में होने वाली वृद्धि या बढ़ोतरी अभिवृद्धि कहलाती है। ये फ्रैंक की डेफिनेशन है। तो जहां मुनरो ने केवल साइज, शेप और वेट पर फोकस किया, वहीं फ्रैंक ने बॉडी की सेल्स को और उसमें इन्वॉल्व करते हुए अपनी डेफिनेशन को स्पेसिफाई किया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं ग्रोथ की या अभिवृद्धि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो अभिवृद्धि की पहली विशेषता यह है कि ये लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत अभिवृद्धि चलती रहेगी। अगर हम ह्यूमन बीइंग का देखते हैं तो जो लंबाई बढ़ती है ये एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है और एक पर्टिकुलर लेवल तक बढ़ती है, और उसके बाद जाकर के वो वृद्धि रुक जाती है।
ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बुढ़ापे तक उसकी हाइट ही बढ़ती रहेगी, ये नहीं होता। एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जब तक अभिवृद्धि होती है। सेम ये चीज प्लांट्स में भी होती है। जब प्लांट अपनी पूरी ग्रोथ ले लेते हैं, अपनी पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनकी और ज्यादा वृद्धि नहीं होती। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड हाइट तक होती है, ओवरऑल पूरे टाइम नहीं चलती। दूसरी बात, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। इसे हम चाहें कि किसी भी तरह से हम इम्प्रूव करा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी की एक टेंडेंसी है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे या हार्मोन्स का रिएक्ट होगा, उस तरीके से वो ग्रोथ के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मैन मेड प्रोसेस नहीं है। तीसरी बात, ये लिविंग बीइंग से रिलेटेड है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। कोई निर्जीव वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें वृद्धि देखी गई हो। सजीव वस्तुओं में, जिसमें पादप और जंतु दोनों आते हैं, उन सब में जो है वो अभिवृद्धि देखी जाती है। इसमें साइज, शेप और एफिशिएंसी यानी क्षमता में वृद्धि होती है। पहले से स्थिति से और वर्तमान की स्थिति में काफी परिवर्तन आ जाता है, या फिर यूं कहें कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आकार और आकृति और उसकी क्षमता में काफी परिवर्तन आ जाता है। ये ह्यूमन बीइंग में भी हो सकता है या फिर किसी और लिविंग बीइंग के अंदर भी हो सकता है। ये जो वृद्धि है इस बॉडी के सभी पार्ट्स में एक जैसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बॉडी के सभी पार्ट्स जो है वो एक साथ ही एक जैसी वृद्धि करेंगे। जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता होती है वृद्धि की, उसका विकास वो पहले ग्रोथ करती है, पहले उसका डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ होती है। जैसे हमारे हैंड और लेग जो है उनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से होती है, जबकि हमारा पेट वाला या थोरेक्स वाला जो पोर्शन है उसकी ग्रोथ इतनी उस रेशो में कंपैरेटिवली उतनी नहीं होती। अगली बात जो आती है, उसका फीचर जो है ग्रोथ का, वो है कि ग्रोथ जो होती है मेजरेबल होती है। जैसा हमने पहले देखा था, इसका क्वांटिटेटिव नेचर है, मात्रात्मक परिवर्तन है, तो इसकी गणना की जा सकती है, इसको नापा जा सकता है। पैमाने में आप नाप सकते हैं कितने मीटर कितने सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है, या पहले से और अब में क्या कोई परिवर्तन आया है साइज में, या कोई शेप में परिवर्तन आया है, किसी व्यक्ति की कोई चौड़ाई बढ़ी है या लंबाई बढ़ी है या उसका वेट बढ़ा है। इन सबको मेजर किया जा सकता है। इसके डिफरेंट पैमाने हैं, डिफरेंट स्केल्स पर इनको यूज किया करके हम मेजर इसको कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ जो होती है वो मेजरेबल होती है। इस पर हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है, यानी आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है वृद्धि के ऊपर। जैसे किसी ग्रुप में हम देखते हैं कि अगर माता पिता की हाइट अच्छी है तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों की हाइट भी अच्छी होगी। या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसे हैं जहां पर एनवायरमेंट ऐसा है कि बॉडी की हाइट को इम्प्रूव करता है, तो वहां पर उन लोगों की हाइट ज्यादा होगी। इस तरीके से कई बार हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि विकास किसे कहते हैं। ये अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में चलता है, क्योंकि ये कभी रुकता नहीं है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, इवन जन्म भी नहीं लेता, गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक उसमें विकास होता रहता है। भले ही वो उसका बौद्धिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे भाषा संबंधी विकास हो, चाहे सांवेगिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, लेकिन विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक होता है बजाय अभिवृद्धि के। अब हम बात करते हैं वास्तव में होता क्या है विकास। तो द टर्म डेवलपमेंट इम्प्लाइज द ओवरऑल चेंजेस अकरिंग इन बोथ द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इसमें मात्रात्मक तो परिवर्तन होता ही है क्योंकि ग्रोथ इसके अंदर इनबिल्ट है, तो इसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी आता है, यानी कि जो संख्या में जो वृद्धि हो रही थी उसी के साथ साथ गुणों में भी कुछ परिवर्तन आता है, और वह उत्तरोत्तर पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं या पहले से ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। देयरफॉर डेवलपमेंट एज अ टर्म कैरीज अ वाइडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देन द टर्म ग्रोथ। ग्रोथ की अपेक्षा बहुत समग्र रूप में लेके चलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। डेवलपमेंट को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी माना गया है ग्रोथ की अपेक्षा, क्योंकि ये कई सारे पक्षों को साथ लेकर चलता है। ग्रोथ तो केवल हाइट और वेट में होती है,
जबकि जो डेवलपमेंट है ये हमारे ओवरऑल बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सामान्य शब्दों में देखें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेज या लेवल टू अनदर स्टेज एंड देन न्यू फीचर डेवलप इन पर्सन। किसी एक अवस्था से या एक स्तर से दूसरे स्तर या दूसरी अवस्था में जाना विकास कहलाता है, और उसके बाद उसके गुणों में, व्यक्ति के गुणों में पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन आता है या कुछ और ज्यादा बढ़ोतरी होती है, वो पूरी प्रक्रिया डेवलपमेंट या विकास कहलाती है। हैरिस ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा कि डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन वेल मैनेज्ड पैटर्न। एक सुव्यवस्थित क्रम में एक उत्तरोत्तर क्रमिक विकास की या क्रमिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह विकास कहलाती है। एक व्यवस्थित क्रम में उत्तरोत्तर क्रमिक परिवर्तनों की जो प्रक्रिया है, उत्तरोत्तर क्रमिक परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि कम से ज्यादा की ओर, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, पहले से एडवांस की ओर, ये जो चेंजेस आते हैं ये डेवलपमेंट के अंतर्गत हम काउंट करते हैं। मुनरो ने अपनी डेफिनेशन में बताया, डेवलपमेंट इज अ चेन ऑफ चेंजेस इन विच अ चाइल्ड पासेस फ्रॉम एम्ब्रियो टू एडल्ट। कोई भी बच्चा, कोई भी बालक अपनी भ्रूण अवस्था से लेकर के अपनी वयस्क अवस्था तक पहुंचने के दौरान जिन जिन परिवर्तनों से होकर गुजरता है, उन सभी परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है उसे डेवलपमेंट या विकास कहा जाता है। ये डेफिनेशन मुनरो के द्वारा दी गई। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ मेन फीचर्स क्या हैं। तो दोनों की कुछ कॉमन बातें हैं कि जो डेवलपमेंट होता है ये सिफेलोकॉडल होता है। सिफेलोकॉडल का मतलब होता है, सिफेलो का मतलब होता है सिर और कॉडल का मतलब होता है पूंछ, यानी जो विकास होता है वो हमेशा सिर से नीचे की तरफ होता है। पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद नीचे डेवलपमेंट होता चलता है हाथ पैरों का, पहले मस्तिष्क का विकास होता है। तो ये डेवलपमेंट का एक पैटर्न है कि हमेशा सिफेलोकॉडल फेज में ही होता है। दूसरी जो इसका फीचर है वो जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है हमेशा विकास, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है इसमें, प्रॉक्सिमो का डिस्टल का मतलब होता है समीपस्थ से दूर की ओर, यानी पहले शरीर के मध्य भाग या केंद्रीय भाग का निर्माण होता है, उसके बाद भुजाएं बनना शुरू होती हैं या पैरों का निर्माण होता है। तो पहले धड़ बनता है, उसके बाद उसी से भुजाओं का निर्माण होता है। तो ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है यह प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाती है, यानी मध्य से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर विकास होता है, उल्टा विकास नहीं होता। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती है, ये हमने बात कर ली थी पहले। जो इसके जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की अलग अलग रेट होती है, अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में। ऐसा नहीं है कि सारे इंडिविजुअल या सारे बॉडी पार्ट इवन एक ही स्पीड से ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे, सबकी रेट्स अलग अलग होती है। मोस्टली जो इसके जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं डेवलपमेंट में। हम ग्रोथ को कॉम्प्लेक्स इसलिए मानते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर एज तक जब ये होती है तो उसमें काफी परिवर्तन शरीर के अंदर आते हैं साइज शेप में। लेकिन अगर वृहद रूप में देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जटिल प्रक्रिया विकास की होती है, क्योंकि ये सभी चीजों को साथ लेकर चलता है, समग्रता में लेके चलता है। जहाँ शारीरिक रूप से आपका विकास होगा वहीं मानसिक भी होगा, वहीं सामाजिक भी होगा, सांवेगिक भी होगा, तो कई सारे पक्ष इसके होते हैं। इसीलिए ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट को भी एक जटिल प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। ग्रोथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। वातावरण, जैसे हमने देखा, वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है ग्रोथ के ऊपर, जितना हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। तो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके फलस्वरूप अभिवृद्धि होती है। सेम ये चीज प्लांट्स में भी होती है। अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है उनको तो वो अच्छी तरह ग्रोथ कर पाते हैं। अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट या रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं तो उनका डेवलपमेंट कम होता है या उनकी ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ। सभी जीवों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्ति विभिन्नता होती है। सभी मनुष्यों का भी विकास एक जैसा नहीं होता। अगर प्रॉपर, वही बात आई ऊपर की, रिसोर्सेज प्रॉपर हैं सभी के पास में तो उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी के पास खाने की चीज नहीं है, रहने का प्रॉपर खाना नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। इसी के साथ साथ अगला फीचर जो है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। आप भविष्यवाणी कर सकते हो विकास के आधार पर कि आगे ऐसा होगा, क्योंकि एक क्रम के बाद जो अगला क्रम आएगा वो पहले वाले क्रम से बेहतर होगा। इसीलिए इसके आधार पर एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में ऐसे ऐसे कार्य होने की संभावना ज्यादा है।
अब बात करते हैं, जैसे हमने पहले ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, अब हम यहाँ पर देखते हैं डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं विकास की। तो पहली विशेषता है विकास की कि ये नेचुरल एंड सोशल प्रोसेस है। नेचुरल एंड सोशल प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक रूप से विकास की प्रक्रिया होती है। किसी अगर स्वाभाविक रूप से कराया जाए तो विकास स्वयं अपने आप ही होता है, इसको किसी आर्टिफिशियल फैक्टर के थ्रू नहीं कराया जा सकता। दूसरा सोशल प्रोसेस है। अगर सोसाइटी में रहते हुए हम सारे काम को कर रहे हैं और सोसाइटी का उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। नेक्स्ट इसका फीचर है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, विकास की प्रक्रिया है, जन्म से प्रारंभ हो जाती है, इवन जन्म से पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, गर्भावस्था से होने के बाद मृत्यु तक लगातार चलती रहती है, इसलिए एक सतत प्रक्रिया है। रेट ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस एज पर एज, हमने पहले बात की थी कि विकास की प्रक्रिया जो है वो एज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं तो छोटे बच्चों में जो है वो विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया कंपैरेटिवली कम होने लगती है, लेकिन खत्म नहीं होती, क्योंकि भाषा का विकास है या फिर संवेगों का विकास है, ये तो लगातार चलते ही रहते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एज पर जो है वो डेवलपमेंट की रेट डिपेंड करती है। अर्ली एजेस में या चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट है वो तेजी से होता है, और जबकि लेटर एजेस में जो डेवलपमेंट है उसकी जो स्पीड है वो पहले से कम हो जाती है। अगला इसका जो फीचर है वो है सीक्वेंशियल प्रोसेस, एक क्रमबद्ध रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले किशोरावस्था आ गई उसके बाद में बाल्यावस्था आएगी, या ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रॉपर सीक्वेंस बना हुआ है विकास का, वही विकास का क्रम जो है वो फॉलो किया जाता है। निम्न से उच्च की ओर बढ़ते हैं, पहले से एडवांस की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रॉपर सीक्वेंस में चलती है, एक क्रम में चलती है, इसीलिए विकास जो होता है उत्तरोत्तर क्रमिक रूप में होता है। नेक्स्ट इसका फीचर है चेंजेस आर इंटर रिलेटेड। जो भी परिवर्तन होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। जहां शरीर में परिवर्तन होगा, शारीरिक विकास होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मानसिक विकास भी होगा, उसी के अकॉर्डिंग सांवेगिक विकास भी होगा। ये सारे जो परिवर्तन है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। जो भी विकास की प्रक्रिया होती है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। सबसे पहले जो है वो सिंपल ऑर्गन्स बनते हैं और उसके बाद उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है, जटिलता आने लगती है, और वो स्पेसिफिक की ओर मूव करने लगते हैं। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उन्हें जनरल कॉन्सेप्ट बताते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक तक लेके जाते हैं, ताकि उनके अंदर नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद हो। सेम यही चीज डेवलपमेंट में भी बात करती है। जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं तो जो विकास होता है पहले सामान्य स्तर पर होता है और धीरे धीरे करके विशिष्ट होता चलता है। अगला फीचर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये हमने पहले देखा था कि जो विकास होता है जहाँ इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, साथ ही साथ गुणों में भी बहुत परिवर्तन आता है, क्वालिटी में बहुत परिवर्तन आता है, एबिलिटीज में बहुत परिवर्तन आता है। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है ये क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही है। अगली बात आती है डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू ऑल एरियाज इन पर्सनैलिटी। ये हमने पहले भी देख लिया कि ये सभी जो है वो पर्सनैलिटी के सभी स्तर को एक साथ प्रभावित नहीं करता है, या इक्वल सब में डेवलपमेंट नहीं होता। अलग अलग डेवलपमेंट की रेट्स होती है बॉडी के अकॉर्डिंग। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट आर पॉजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होगा, आपकी बॉडी जो है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होने लगेगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिवली डिपेंडेंट हैं। अगला फीचर है इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल। विकास जो होता है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, ये एकीकृत रूप में, समन्वित रूप में होती है, और समन्वित होने के साथ साथ ये मल्टी डायमेंशनल होती है। किसी एक ही पक्ष में एक बार में विकास हो ऐसा नहीं है। विकास कई पक्षों में एक साथ होता है। हमने पहले भी बात की है इसमें कि जहाँ शारीरिक, मानसिक से लेकर के संवेगात्मक स्तर तक या फिर भाषाई स्तर तक जो है विकास हो सकता है। तो इसके कई सारे डायमेंशन होते हैं, इसलिए बहुपक्षीय होता है विकास। इसका ऑब्जर्वेशन जो जनरल किया जाता है वो इसका जो मेजरमेंट है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जाता है। अवलोकन द्वारा आप देखते हो कि वास्तव में इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ है। अवलोकन के अंतर आप जैसे किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो उसको फिजिकली देखकर आपको पता चलता है कि हाँ इसके पहले से और अब की हाइट में काफी चेंज आया है। या अगर आप उसका मेंटल लेवल चेक करना चाह रहे हो तो आप उससे जो क्वेश्चंस पूछते हो उसके आधार पर आप बता सकते हो कि पहले ये इतना
जो क्वेश्चंस का आंसर इतना अच्छे से नहीं दे पाता था या अपने आप को एक्सप्रेस इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाता था, अब ज्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहा है। तो हम जो भी देखते हैं, मेजर करते हैं इसको, डेवलपमेंट को, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत सटीक होते हैं, और विकास के सभी पक्षों पर बात कर सकते हैं हम इसके द्वारा। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ। इस पर भी विकास पर भी आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। लास्ट में हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, वहां हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है। पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, मुख्य रूप से ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। तो ग्रोथ जो होता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि इसका जो क्षेत्र होता है काफी सीमित होता है, जबकि डेवलपमेंट वो एक ब्रॉड एरिया रखता है। इवन ग्रोथ एक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। दूसरी बात जो होती है, ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक होती है, डेवलपमेंट जो है बेसिकली गुणात्मक होता है। गुणों की बात की जाती है, योग्यताओं की बात की जाती है जब हम विकास की बात करते हैं। तीसरी बात जो है, ग्रोथ फोकस ऑन साइज इंक्रीमेंट, साइज की में कितनी बढ़ोतरी हुई उस पर फोकस करता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट ये बताता है कि आपकी एबिलिटीज, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, इसमें कितनी वृद्धि हुई है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है, जबकि डेवलपमेंट का बहुत वाइड स्कोप है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। नेचुरल प्रोसेस है ग्रोथ, बेसिकली इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी का बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे माता पिता की हाइट का जो है वो बच्चों में आना, या फिर माता पिता के आइस कलर के जैसा बच्चों का कलर होना, हेयर कलर का होना, ये सारी जो फीचर्स हैं हेरिडिटी के थ्रू जो है बच्चों तक पहुंचते हैं माता पिता से। तो ये जो एक प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। साथ जबकि डेवलपमेंट जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें मैच्योरेशन की बात की जाती है, हम परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, हमारे विचारों में परिपक्वता आती है, और हमारे सभी पक्षों में, शारीरिक मानसिक से लेकर सभी पक्षों में पहले की अपेक्षा परिपक्वता आने लगती है। इसमें वातावरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बजाय हेरिडिटी के। अब देखते हैं स्टेजेस कौन सी है चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो यहाँ मैंने दो क्लासिफिकेशन लिए हैं, पहला रॉस का और दूसरा हरलॉक का। तो रॉस ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने बेसिकली 4 स्टेजेस में बांटा डेवलपमेंट को। अब पहली जो स्टेज थी वो इन्फेंसी या शैशव अवस्था थी। शैशव अवस्था के अंदर जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक को के बालकों को उन्होंने रखा। दूसरी जो अवस्था थी वो चाइल्डहुड या बाल्यावस्था थी, जिसके अंदर इन्होंने 6 से 12 साल के बच्चों को रखा। तीसरी अवस्था जी एडोलसेंस या किशोरावस्था, जिसमें 12 से 18 साल के व्यक्ति रखे गए। और चौथी अवस्था जो रॉस ने मानी वो मानी एडल्टहुड या प्रौढ़ा अवस्था, जिसमें उन्होंने 18 साल से ऊपर के लोगों को काउंट किया। ये था रॉस का क्लासिफिकेशन, जो बेसिकली 4 कैटेगरीज में उन्होंने डेवलपमेंट को बांटा। इसी के बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो हरलॉक का है। हरलॉक ने अपने क्लासिफिकेशन को बेसिकली 7 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहली जो थी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज थी, यानी गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक की अवस्था, वो भ्रूणावस्था कहलाती है। दूसरा इन्फेंसी या शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जन्म से 2 साल तक मानी इन्होंने। प्री चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था जो है, बाल्यकाल, जो इन्होंने 3 से 6 वर्ष का माना। पश्च बाल्यकाल या पोस्ट चाइल्डहुड फेज जो थी वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने मानी। प्री एडोलसेंस या पूर्व किशोरावस्था 14 से 17 साल के लोगों के बच्चों के लिए, और पोस्ट एडोलसेंस 17 से 21 साल तक। इनका मानना था कि किशोरावस्था 21 साल तक की अवस्था तक जा सकती है, और 21 साल के बाद आगे की जितनी भी होगी 40 इयर्स या जितनी आपकी एज होगी, बेसिकली उन्होंने जो क्लासिफाई किया वो 40 इयर्स तक किया। 21 साल से 40 साल तक की जो अवस्था है वो एडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था कहलाती है, और उसके बाद व्यक्ति वृद्ध होने लगता है। ये जो 2 क्लासिफिकेशन है जो बेसिकली जो चाइल्ड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। रॉस ने जहां इसको 4 कैटेगरी में बांटा, वहीं हरलॉक ने 7 कैटेगरी में बांटकर अपनी बात को रखा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या क्या सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत इसका है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट स्पीड। सभी शरीर के अंगों का जो विकास की गति होती है वो एक समान नहीं होती। मानसिक विकास जो होता है वो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी होता है, जबकि संवेगों का विकास या सामाजिक विकास डेवलप होते इसमें समय लगता है। तो विकास की गति के अनुसार जो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी गति अलग अलग होती है।
जहाँ शारीरिक विकास की गति कुछ और होगी, वहाँ मानसिक विकास की गति कुछ और होगी, या संवेगात्मक विकास की गति कुछ और होगी। दूसरा इसका जो सिद्धांत है वह प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन से मृत्यु तक लगातार विकास होता रहता है। अगर व्यक्ति के अंदर शारीरिक या मानसिक विकास कंपैरेटिवली पहले से कम है तो भाषा का विकास या संवेगों का विकास ये निरंतर चलते रहते हैं। सामाजिक विकास व्यक्ति का होता रहता है। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी काम करता है, सततता का सिद्धांत यहाँ काम करता है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत। विकास हमेशा क्रमबद्ध रूप में होता है या सरल से जटिल की ओर होता है। पहले जो है वो सरल अंगों का या सरल तथ्यों का विकास करना सीखता है व्यक्ति। अगर हम चिंतन स्तर पर या मानसिक स्तर पर भी जाते हैं तो पहले सिंपल कॉन्सेप्ट को समझता है व्यक्ति, और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स या स्पेसिफिक तक जाने की कोशिश करता है। तो ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है, पर्टिकुलर प्रोसेस सीक्वेंस में होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। विकास कई सारे तथ्यों को साथ में लेकर चलता है, एकीकृत रूप में विकास होता है। ऐसा नहीं है कि केवल शारीरिक विकास हुआ है तो मानसिक विकास रुक जाएगा या संवेगात्मक विकास रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सभी इंटीग्रेटिव वे में आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशंस। ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं या एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। जैसा पहले वाले इससे पता चल रहा है, इंटीग्रिटी और इंटर रिलेटेड एक दूसरे से मिलते जुलते कुछ टर्म है। इंटीग्रिटी में सभी चीजें एक साथ आकर समन्वित रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की बात करते हैं कि भाई इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो आप उसके सभी एस्पेक्ट को देखते हो। आप उसके डील डॉल को भी देखते हो, शारीरिक संरचना को देखते हो, उसका बोलने का तरीका, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा है, सारे एस्पेक्ट को देखते हो। तो इंटीग्रिटी वे में आता है वो। जबकि ये जो अंदरूनी रूप से देखे जाए तो ये परस्पर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। शारीरिक विकास मानसिक विकास के ऊपर निर्भर करता है, पॉजिटिवली डिपेंडेंट होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी व्यक्तियों में जो है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विकास होता है। जैसे बॉयज और गर्ल्स को ही देखते हैं तो लड़के और लड़कियों में विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। ऐसा माना जाता है कि दोनों में विकास जो है वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो परिवर्तित होता है, या इसलिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि किसका डेवलपमेंट किसका कितना हुआ। अगर कोई बहुत व्यक्ति ऐसा है जिसको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, संसाधनों परिपूर्ण मात्रा में है, तो उसका विकास बहुत अच्छा होगा। वहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम ये मानते हैं कि किसी में कोई शारीरिक कमी या कुछ संसाधनों की अनुपलब्धता है तो उसके कारण उसके विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस पर हम बात कर चुके हैं। विकास हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है। कैसे होता है ये बात हम इस पर पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालते हैं। जब हम कारकों की बात करते हैं तो कारक हम बेसिकली दो एरियाज में देखते हैं। एक तो फैमिली से रिलेटेड कौन कौन से कारक हैं, दूसरा स्कूल से रिलेटेड कौन कौन से कारक हैं, क्योंकि बच्चे का मैक्सिमम समय इन्हीं दोनों जगहों पर निकलता है। जहाँ वो फैमिली में मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करता है, उसके बाद वो 6 से 7 घंटे स्कूल में अपने बिताता है, तो उसकी एक दिन का मैक्सिमम पार्ट इन्हीं दोनों जो सोशल एजेंसीज हैं इनमें पूरा होता है। तो हम देखते हैं कि रेफरेंस अगर हम देखें तो फैमिली के रेफरेंस में बात करते हैं तो होम एनवायरनमेंट जो होता है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके परिवार का वातावरण बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ संबंध सबके मधुर हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे की चिंता करते हैं और ध्यान रखते हैं, तो ऐसी चीज में आपका जो विकास होगा उसकी प्रक्रिया पहले से अपेक्षा बढ़ जाएगी। दूसरा फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। अगर आपका परिवार जो है उसकी पृष्ठभूमि बहुत बेहतर है या पहले जो जनरेशन्स हुई उन सब के भी विकास का क्रम बहुत उत्तम रहा, तो हम ये मान के चलते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों में भी विकास वैसा हो पाएगा, क्योंकि हमने कहा था विकास के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रेडिक्टेबल है। इसलिए उसी आधार पर हम मान रहे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड का डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसा आपका फैमिली का एनवायरनमेंट या बैकग्राउंड होता है, उसी के आधार पर आपके भविष्य में किस प्रकार विकास आगे रूप लेगा इसको निर्धारित किया जा सकता है या इसको देखा जा सकता है। अगली बात आती है हेरिडिटी या आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता के अंतर्गत ये देखा जाता है कि एक बच्चे ने अपने माता पिता से कौन कौन से गुण लिए। चूंकि हम डेवलपमेंट में गुणों की बात करते हैं, विकास के अंदर जो है क्वालिटेटिव चेंजेस की बात करते हैं,
तो कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो माता पिता से बच्चे के अंदर गए हैं, उसका भी विकास के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर माता पिता में मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, या उनका सोशल स्किल्स बहुत अच्छा है, या कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो इस चीज की पूरी पूरी संभावना होती है कि उनकी आने वाली जनरेशन्स में वो गुण आगे जाएंगे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट मिला है, ऐसे घर में वो रहता है जहाँ लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है, उसको पढ़ने के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते हैं, खाना प्रॉपर मिलता है, जो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे जीवन के लिए उसको चाहिए, अगर वो उपलब्ध होती हैं तो व्यक्ति का या बालक का विकास बहुत अच्छा होता है। वहीं उसके विपरीत ऐसी जगह पर जहाँ ना रहने की जगह प्रॉपर है, ना बच्चों को खाने के लिए कुछ मिल पा रहा है प्रॉपर वे में, इवन जीवन का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, तो उस स्थिति में हम विकास जो देखते हैं वो पहले की अपेक्षा कम होता है। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में पले हुए बच्चे और एक कम रिसोर्सेज वाले एनवायरनमेंट में पले हुए बच्चों के विकास में पर्याप्त अंतर होता है, ये चीज़ देखी जाती है। अगली बात आती है न्यूट्रिशन की या पोषण की। अगर प्रॉपर खाना मिलता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट हैं, एक बैलेंस डाइट आप लेते हैं, तो आपका डेवलपमेंट सभी एस्पेक्ट में बहुत अच्छा होगा, फिजिकल और मेंटल लेवल पर। लेकिन अगर आप ऐसे भोजन को ले रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में नहीं है, तो आप मल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, कुपोषण आपके अंदर है, तो ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट प्रभावित होता है। उसके ऊपर न्यूट्रिशन का बहुत प्रभाव पड़ता है। इमोशनल अटैचमेंट या अफेक्शन या प्रेम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार में प्रेम भाव ज़्यादा होता है वो बच्चे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को कहने में झिझकते नहीं हैं अपने माता पिता से, वो अपनी बात को निडर होकर कह पाते हैं, क्योंकि व्यवहार ऐसा होता है वहाँ पे माता पिता का कि बच्चे को कोई डर नहीं होता। या जो बच्चे अपने इसके विपरीत देखें तो जो बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहते या माता पिता उनको प्रॉपर समय नहीं दे पाते, उन बच्चों का डेवलपमेंट कंपैरेटिवली इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि बच्चा जब अफेक्शन के साथ या इमोशनली अटैच होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो अपनी बात को निसंकोच कह पाता है, तो उसके विकास के जो आयाम है वो खुल जाते हैं पहले की अपेक्षा है। वही दूसरे एस्पेक्ट में हम स्कूल के रेफरेंस में देखें कि हम स्कूल में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, स्कूल से रिलेटेड फैक्टर्स कौन से हैं। तो पहला फैक्टर है स्कूल का एनवायरनमेंट। अगर स्कूल का हेल्दी एनवायरनमेंट है, प्रॉपर वहाँ पर एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती हैं, बच्चों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट किया जाता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं सभी के लिए, साथ ही साथ खा पीने के पानी की व्यवस्था है, या जो उनके विकास के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स, इन सारी एक्टिविटीज को कंडक्ट कराया जाता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे का विकास बहुत तीव्रता से और बहुत सकारात्मक रूप से होता है। तो स्कूल का जो वातावरण होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा, टीचर, क्योंकि क्लास में बच्चा टीचर के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा समय तक रहता है, तो उस समय टीचर का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक रूप से परिपक्व है या नहीं, उनका अपने संवेगों पर नियंत्रण है या नहीं, इन सारी चीजों का भी बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर कोई टीचर ऐसा है जिसकी क्लास में बच्चे डरते हैं या अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछने में उन्हें समस्या आएगी, प्रश्न पूछने में उन्हें झिझक महसूस होगी या डर महसूस होगा, तो वो अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाएंगे, जिसके फलस्वरूप उनके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। या फिर टीचर ऐसे हैं जो किसी फिजिकल एक्टिविटीज या गेम्स और स्पोर्ट्स में बच्चों को, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट करते हैं, सारी क्लास के बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, तो ऐसी कंडीशन में जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी इफेक्टिव हो सकता है। अगला जो फैक्टर है वो है ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के द्वारा भी, स्कूल में जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, उसके द्वारा भी विकास के सभी पक्षों पर बात की जाती है। अब ये ट्रेनिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी ट्रेनिंग हो सकती है, या कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, लाइफ स्किल को डेवलप करने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो बच्चों को दिया जाता है या सिखाया जाता है, वो उसके व्यक्तित्व पर और उनके विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्योंकि प्रशिक्षण के बाद हम किसी भी काम में दक्ष हो जाते हैं, और जब हम उस काम में दक्ष हो जाते हैं, हमें प्रवीणता हासिल हो जाती है, तो हम अपने विकास को बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफाई कर पाते हैं, स्पष्ट कर पाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वो मुख्य कारक जो फैक्टर्स हैं वो
फैमिली और स्कूल से रिलेटेड हैं, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पर अपना इफेक्ट डालते हैं। अगर हम प्रॉपर बच्चे को फैमिली एनवायरनमेंट देते हैं, कई बार ऐसा होता है हेरिडिटिक फैक्टर्स में कमी आने के बावजूद बच्चा बहुत अच्छा निकल जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको अगर हम मॉडिफाई करें तो स्टूडेंट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को काफ़ी प्रमोट किया जा सकता है। मैं मानती हूँ कि जो हमने आज बेसिक्स के इसके बारे में बात की, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।